ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके साथ सर का ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है। अगर आप लोग अच्छा से सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही बैक टू बैक क्लास आप सभी के सामने लेके हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन मिक्स है। ठीक है। तो हम सीधे जीके जीएस पे ही आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन जो होता है क्या करता है, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत जनरेटर जो होता है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये प्रोसेस है। ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आपके लाइक से कुछ नहीं होगा, बस अपने थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बैक टू बैक क्लास लेके आपके सभी के सामने हाजिर होता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। T20 में, तो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय जो खिलाड़ी हैं यजुवेंद्र चहल हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कभी भी विद्युत आवेश की उपस्थिति पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द नटमेगस कर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द नटमेगस कर्स पुस्तक के जो लेखक हैं ये अमिताभ घोष हैं। कौन है, अमिताभ घोष हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिसाइल, एक सेकंड में, हाँ, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो एक सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, बात को समझिएगा। इसका स्पीड कितना है, 1386 किलोमीटर। समय कितना दिया है, सेकेंड में। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में हमको बदलना पड़ेगा ना। इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1386 दी गई संख्या में से 5/18 से क्या करते हैं, उसका गुना करते हैं। जब 5/18 से हम गुना करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, जब हम काटेंगे 1386 को, तो 1386 को अगर हम काटते हैं आपका 18 से, 1386 को अगर हम 18 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। पहले तो 18 सते 126। ठीक है, 126 होता है तो 138 में से 126 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो फिर 6 उतर जाएगा तो 26 हो जाएगा, यानी कि 18 सते 26। ये हो जाएगा 5 सते 35 के 5, हाथ में 3, 5 सते 35, 3 38, यानी कि 385 मीटर। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड में मिसाइल कितना दूरी तय करेगी, 385 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनिक का उपयोग किया जाता है। अगर किसी की भी उपयोग धातु के खंडों में दरार और दोषों को पता लगाने के लिए पराध्वनिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं। ठीक है,
यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने। ये हमारा नहीं है, ये रीजनिंग का है। चलिए, पुरुष का विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? तो 2023 में कहाँ होने का? तो ये आपका उज्बेकिस्तान में होने वाला है। पुरुष का विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन होने वाला है, ये आपका कहाँ होने वाला है? ये आपका उज्बेकिस्तान में होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो होता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण या अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल होना। तो कौन सा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अपवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इंद्रधनुष का निर्माण या अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अगर अपवर्तन का उदाहरण देखा जाए तो अस्त होते हुए सूरज का लाल देखना, ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम के समय सूरज का बड़ा दिखाई देना, ये सब क्या है? ये अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सरसई नावर झील को वर्ष 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, यह कहाँ स्थित है? तो यह इटावा में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। एक इकाई में ये ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो एक इकाई में ये ऊर्जा कितनी हो जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। एक माह में कितनी यूज हुई? 900 × 10⁶ जूल। तो एक यूनिट में कितना होता है? एक यूनिट की बात की जाए तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 900 × 10⁶ जूल बट्टे क्या हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 900 बट्टा 3.6। क्या हो जाएगा? 900 बट्टा 3.6, यानी कि हम कह सकते हैं 9000 बट्टा 36। अब इसको काटेंगे, 9 चौके 36, 9 से कट जाएगा 1000 में, 4 से कट जाएगा 250 यूनिट। क्या हो जाएगा? 250 यूनिट। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये मात्र 8 समुद्र तटों को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल इंटू 1 कूलाम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलाम, 1 वोल्ट बराबर 1 कूलाम बटा 1 जूल, या 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। क्या होता है? 1 वोल्ट की बात की जाए तो 1 जूल पर कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलाम होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बट्टा कूलाम। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन पाया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य जो है ये गोवा बना है। क्या बना है? गोवा राज्य बना है।
तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच गमन कराया जाता है जिसका विभवांतर V है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W क्या होगा? तो W बराबर क्या होता है? W बराबर ही होता है QV। तो W बराबर QV होता है तो क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर QV। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर देखा जाए तो V बराबर होता है किया गया कार्य अब बट्टे में आवेश, यानी कह सकते हैं कि V बराबर WQ। तो यहीं से W बराबर क्या होता है? QV होता है। बात को समझिएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करता है तो V बराबर होता है किया गया कार्य बट्टा आवेश। क्या होता है? किया गया कार्य बट्टा आवेश। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाता है? V बराबर W/Q होगा। तो W बराबर ये जाके इधर गुना हो जाएगा, QV हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि IPL के लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो पहले क्रिकेटर जो है वो शिखर धवन बने हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको ऊपर से नीचे या इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यस, अब पूरा नज़र आएगा। नीचे दी गई आकृति में दो प्रतिरोध 3 ओम 2 ओम को समांतर क्रम में 1.5 वोल्ट की, यहाँ 1.5 वोल्ट की विद्युत कार्यभार बल के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है। तो बैटरी से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा। अब देखिए बात को समझिएगा, अगर देखिए ये आमने सामने है 2 ओम, तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ R इक्विवेलेंट, अगर हम देखें R इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, R1 × R2 बट्टा R1 प्लस R2 यही होगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लें तो R इक्विवेलेंट यानी 3 × 2/3 + 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 6/5। अगर इसे भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा आपका 6/5। तो 6/5 को अगर हम काट दें, इसको 6/5 ही ओम रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.3 ओम है। तो 6/5 प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.3। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको 6/5 प्लस इसको 3/10 लिख सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 6 दूना 12, ये 3, 12 3 क्या हो जाएगा? 15/10। 15/10 का मतलब हो गया 1.5 ओम। बात को समझिएगा, अब 1.5 ओम आ गया। अब 1.5 ओम, अब कह रहा है कि प्रवाहित धारा I बराबर, हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। अब देखिए V हमारे पास कितना दिया है? 1.5 वोल्ट। हमारे पास R कितना आया है? ये 1.5 वोल्ट। 1.5 कट के क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं कि मलिक काफूर किसका सेना प्रमुख था? तो मलिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का सेना प्रमुख था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का सेना प्रमुख था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये मेलेनिन जो होता है, मेलेनिन वर्णक हमारे बाल, त्वचा, आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो मेलेनिन यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? अपनी स्वीकृति क्या करनी होती है? देनी पड़ती है। तो साधारण विधेयक, वित्त विधेयक,
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक या संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक। देखिए क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए जो वापस भेजा जाता है, ये वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक कौन सा नहीं है? नमक, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड या काली मिर्च। तो काली मिर्च अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं। तो हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंतर्गत जो आने वाले देश हैं वो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियाँ CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक हैं। तो CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक जो है ये ताप विद्युत उत्पादन है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये विद्युत उत्पादन संयंत्र है जिसमें प्राइम मूवर भाप से चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय रुपया क्या है। वर्तमान में भारतीय रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। क्या होता है? चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा है, फ्लोरीन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का जो अपरूप होता है ये आपका ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। हीरा ही अत्यंत कठोर होता है। हीरा का क्रांतिक कोण भी याद रखिएगा, ये 24 डिग्री होता है। ये मैक्सिमम बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये किस में मिलता है? तो ये आपका सप्तम मंडल में मिलता है। किसमें मंडल में? सप्तम मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। तो पावर अल्कोहल जो होता है ये पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? जुलाई 1969 में 14 बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। फिर भारत सरकार ने 1980 में क्या किया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। ये क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर जो था ये राजराज 1 ने बनाया था। किसने? राजराज 1 ने बनाया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। राजराज 1 ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है। तो CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होता है 111 U होता है। क्या होता है? 111 U होता है, याद रख लीजिए। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे निकालने जाएंगे तो Ca का कितना होता है? 40.078 होता है और Cl2 का होता है 35.543। ये 2 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70.1
906। अब जोड़ देंगे 8 6 14 के 4 हाथ में एक साथ 8 9 0 7 4 11। क्या हो जाएगा 7 4 11, यानी कि 110.984 हो, 110.984 है, यानी से 111 तो CaCl2 को याद रख लीजिएगा। इसका इकाई द्रव्यमान जो होता है 111 U होता है। बस काम खत्म। चलिए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो थे वो आपका अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। यहाँ ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, यानी कि हम कह सकते हैं 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूना 32, यानी कि 32 दूना 64 U। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो ये एंथोसाइनिस जो होता है ये फलों के रंगों और कलरों के लिए निर्धारण है। तो ऑप्शन डी जो होता है आपका सही आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिस जो होता है सेल रिक्तिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं किसमें? ज्वालामुखीय उद्गार जो होते हैं ये आपको किस में नहीं होते हैं? तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस सरसों पौधे का किसका? सरसों का ये आपका वनस्पतिक नाम है। तो ऑप्शन बी जो डी होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सरसों का हाइट देखा जाए 1 से 3 फुट तक लंबा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एपीकल्चर का जो संबंध, ये दूसरा हो गया। अमेरिकी क्रांति के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र परफ्यूम का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये आपका टॉमस जेफरसन ने किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से डैश होता है। तो तिलचट्टों में श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वसन जो है श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा जो होता है एक सर्वाहारी निशाचर प्राणी है जो अंधेरे में गर्म स्थानों में जैसे रसोई घर, गोदाम, अनाज, कागज के भंडारों में पाया जाता है। तिलचट्टे के उदर 10 खंडों में विभक्त होता है। तिलचट्टे में 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के दोनों छोरों पर स्थित ग्रह क्या होता है? तो पृथ्वी के दोनों छोरों पर स्थित ग्रह जो होता है मंगल और शुक्र होता है। तो मंगल एवं शुक्र होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपको सही आंसर हो जाएगा। शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं एवं भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा और मंगल को भोर का तारा कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजन जो होता है ये एक महिला का सेक्स हार्मोन होता है। पुरुष के शरीर में बनने वाले सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो कहा जाता है ये पुरुषों में होता है और एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछ रहा है। यह एक अजैविक पदार्थ है, यह एक रासायनिक क्रिया देता है, यह एक जैविक पदार्थ होता है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ होता है, यही कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अजैविक होता है, अजैविक खाद्य पदार्थों से आज क्या होता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके उत्पादन में सिंथेटिक सामग्री एवं कृत्रिम रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है अजैविक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कीबोर्ड
मॉनिटर और कैबिनेट डेस्क के घटक होते हैं। तो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो होते हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। तो अम्ल वर्षा से संबंधित कौन सा नहीं है, तो NH3 जो गैस होता है, NH3 गैस जो होता है ये आपका अम्लीय गैस वर्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं, SO2 और NO2 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर के CPU को उसका क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।